हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। और आज जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे बिलियन वाला चैप्टर, वही चैप्टर आगे भी पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी चैनल के वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो इसे शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाइए, ठीक है। और प्रॉपर वे में आप क्लास लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज ले ली क्लास, अगली क्लास नहीं ले रहे, तो पर डे क्लास लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, वो वीडियो देखते रहिए। हम एंड में आपको इस चैप्टर के नोट्स दे देंगे। आप अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट में नीचे भेज देना, हम उस पर आपके व्हाट्सअप पर आपको नोट्स दे देंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो बस आपको काम इतना सा करना है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना सभी के साथ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिलियन चैप्टर। आगे देखो, हम लोग पढ़ क्या चुके थे। हम लोग जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे ठोस की द्रव में विलेयता, ठीक है। ये तो हमने पूरा पढ़ लिया था, क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, सब पढ़ लिया था हमने इसके बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गैस की विलेयता। अब हम देखेंगे गैस की विलेयता क्या होती है। ठोस की विलेयता तो हमने पढ़ ली थी, अब हम क्या देखेंगे, गैस की विलेयता। देखो गैस की विलेयता क्या होती है आपको समझा दें। हेडिंग डाल लीजिए, गैस की विलेयता। पढ़िए, देखो, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की निश्चित मात्रा को, देखो जैसे कोई पात्र है, इसमें इसका जो ताप रखा वो निश्चित ताप रखा, ताप भी निश्चित है, और इसमें जो विलायक मिला रहे हैं वो भी निश्चित मात्रा में मिलाया है, ठीक। और जो गैस हम इसमें डाल रहे हैं वो निश्चित मात्रा में इसमें गैस डालेंगे, को उस गैस की विलेयता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी निश्चित ताप पर, ताप कैसा रखा, निश्चित रखा, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की निश्चित मात्रा को, कैसी मात्रा को, निश्चित मात्रा को उस गैस की विलेयता कहते हैं। इसे अवशोषण गुणांक भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा एक बार और समझ लो ध्यान से। देखो जैसे इस पात्र में, देखो ध्यान से समझना, इस पात्र में हमने जल ले लिया निश्चित मात्रा में, ठीक है। क्या ले लिया, विलायक, ठीक। क्या ले लिया हमने, विलायक ले लिया, ठीक। और यहाँ पर हमने इसका ताप जो रखा वो भी कैसा रखा, निश्चित रखा। तो निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई किसकी मात्रा, गैस की निश्चित मात्रा को उस गैस की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की निश्चित मात्रा को गैस की विलेयता कहते हैं। मतलब जितनी मात्रा में गैस घुलेगी उसी की वो क्या कहलाएगी, गैस की विलेयता कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो हेडिंग है, अगली हेडिंग डालिए। अगली जो हेडिंग होगी वो होगी गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब हमें ये देखना है कि गैस की जो विलेयता है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित मतलब होता है कि विलेयता को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं ये देखना है हमें। चलिए तो हेडिंग डालिए आप, गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, डाल ली होगी आपने। चलिए अब इसको समझाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें लिखिए, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति, देखो जब हम आपको पढ़ा रहे थे ठोस की द्रव में विलेयता, तो हमने उसी में आपको लिखाया था कि विलायक दो प्रकार का होता है। अगर आपने क्लास ली होगी तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि विलायक दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, पढ़ा हुआ। ऐसे ही गैस का होता है। देखो गैस में क्या है, गैस में है गैस की प्रकृति। आप हेडिंग डाल लीजिए गैस की प्रकृति, ठीक है। आपने हेडिंग डाल ली होगी गैस की प्रकृति। देखो पिछली क्लास जिसने देखी होगी उसमें आपको हमने बताया था कि विलायक दो प्रकार का होता है, एक अध्रुवीय एक ध्रुवीय, ठीक है, और अच्छे से समझाया था। तो जिसने नहीं देखी पिछली क्लास वो जाके पिछली क्लास जरूर देख ले, इसके बाद ये क्लास देखना और अच्छे से नोट्स बनाना। चलिए तो अब देखते हैं गैस की प्रकृति, ठीक है। हेडिंग है गैस की प्रकृति, तो इसमें देखते हैं। देखो गैसें, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल से क्रिया कर लेती हैं। जैसे जल क्या है, H2O है,
ठीक, H2O को अपन क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। H इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो 2 H हो गए और एक O है, एक O हो गया, तो H2O को हमने HOH लिख लिया। ठीक है, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल से क्रिया करके एक यौगिक बना लेती हैं। जैसे NH3 की क्रिया अगर हम जल से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4OH, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। देखो, तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल से क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करती हैं। देखो, एक यौगिक का निर्माण कर लिया किसने, अमोनिया ने। ठीक, तो जो गैसें जल से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती हैं वह सदैव अधिक मात्रा में विलय होती हैं। कैसी होती हैं वह भी गैसें, वे जल में विलय अधिक मात्रा में हो जाती हैं। तो इसकी परिभाषा भी यही है। देखो, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल से क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेती हैं, यह सदैव अधिक मात्रा में विलय होती हैं। ठीक है, इनकी विलेयता कैसी होती है, अधिक होती है। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है। अब अगला पॉइंट जो है, देखो कुछ गैसें ऐसी होती हैं, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल से क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाती हैं, यह जल में अल्पविलय होती हैं। मतलब जैसे कि देख लो, अगर हम O2 की क्रिया जल से कराएं H2O से तो कोई क्रिया ही नहीं होती है, कोई क्रिया होएगी ही नहीं। जैसे हाइड्रोजन की क्रिया कराएं तो हाइड्रोजन की क्रिया क्या होगी, जल से कुछ नहीं होगी। तो ऐसी कुछ गैसें हैं जो जल से क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती हैं, यौगिक नहीं बनाती हैं। वे जल में कैसी होती हैं, अल्पविलय होती हैं। उनकी विलेयता मतलब क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगली हेडिंग पर चलते हैं। देखो अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है विलायक की प्रकृति पर। देखो हम क्या देख रहे हैं, गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रथम कारक क्या है, प्रथम कारक था आपका गैस की प्रकृति। अब दूसरा कारक जो है वो है क्या, विलायक की प्रकृति। देखो कल हमने आप लोगों को बता ही दिया था कि विलायक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ध्रुवीय विलायक, एक अध्रुवीय विलायक। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, और ये नियम भी बताया था आपको कल, तो पिछली क्लास जरूर देखा करें आप, कोई भी क्लास ना छोड़ा करें। तो चलिए देखते हैं। आपको ये नियम बताया था कि समान समान को घोल लेता है। क्या बताया था इसमें, जैसे अगर कोई ध्रुवीय विलायक है जिसके 2 ध्रुव हैं, जैसे H2O है, H+ है और OH- है, ये कैसा है, ध्रुवीय विलायक है। तो जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो ध्रुवीय गैसों को घोल लेते हैं। जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, देखो समान समान को घोलता है। इस नियम के, इस सिद्धांत के अनुसार ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैसें घुल जाती हैं तथा अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैसें घुल जाती हैं। ठीक है, अगर हम अध्रुवीय गैसों को ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे तो नहीं घुलेंगे। ठीक, जैसे कि उदाहरण लिख लो उसका, जैसे HCl जल में घुल जाता है परंतु क्लोरोफार्म में नहीं घुलता। ठीक, समझ में आ गया होगा। आप पिछली क्लास देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या ध्रुवीय होता है, क्या ध्रुवीय होता है, बार बार समझाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, मतलब ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलेंगी और अध्रुवीय जो गैसें हैं वो किस में घुलेंगी, अध्रुवीय विलायक में। जैसे क्लोरोफार्म क्या है, अध्रुवीय विलायक है, तो इसमें क्या घुल जाएगा, अध्रुवीय गैसें घुल जाएंगी। और HCl, देखो HCl का है, HCl जो गैस है वो ध्रुवीय गैस है। ध्रुवीय गैस कैसे है, देखो H+ का आयन है इसमें और Cl- का आयन है। तो प्लस माइनस हमने कल बताया था आपको, ये क्या कौन सी गैस हो गई, ध्रुवीय गैस हो गई। किस में घुल जाएगी, H+ और OH- मतलब H2O में घुल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग देखो, अगली जो हेडिंग है वो है ताप। क्या है, ताप। तो अब देखना है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है गैस की विलेयता पर। देखो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जब किसी गैसीय विलयन को, मतलब अगर कोई गैसीय विलयन बना है उसको गर्म किया जाता है या ताप दिया जाता है। मतलब अगर हम नीचे से गर्म कर दें या उसे हीट दे दें, ताप दे दें, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि अगर हम किसी गैसीय विलयन को अगर ताप दें तो उसके जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे वे विलयन के बाहर चले जाते हैं। जैसे भाप उड़ती है ऐसे ही वे उड़ने लगते हैं, विलयन छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। अर्थात गैसों की विलेयता ताप के व्युत्क्रमणुपाती होती है। मतलब क्या है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे, व्युत्क्रमणुपाती का मतलब देखो ध्यान से समझना, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता जो है वो घट जाएगी और अगर हम ताप कम करेंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। मतलब ताप की कैसी है, व्युत्क्रमणुपाती है।
ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाएगी, ठीक है, और ताप घटाने से विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। अब कई लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर हमारे पास कोई गैसीय विलयन है, जैसे अगर उसमें देखो विलयन में क्या होता है, विलायक और विलेय, विलेय के रूप में इसमें गैस होगी। अगर हमें किसी गैसीय विलयन में से अगर गैस को निकालना है तो उसे ताप दे दो, सारे गैस के अणु निकल जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, विलायक अकेला बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम गैसीय विलयन होता है उसमें अगर हम ताप भी दें तो जो गैस के अणु होते हैं वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं जाते गैस के विलयन से, ठीक है, कुछ ना कुछ बचे ही रहते हैं उसमें, ठीक है। इसी के ऊपर देखो एक नोट लिख लो, एक नोट लिखा है हमने आपको, वो लिख लो। ताप देकर किसी भी गैसीय विलयन में, ताप देकर किसी भी गैसीय विलयन में गैस की संपूर्ण मात्रा से स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता। मतलब जो विलयन है उससे सारी गैस की मात्रा को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ बची रहती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट किया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करें। जो चीज़ समझ में ना आए मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, मैंने पहले ही बोल दिया है आपको, जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा उसका सीधा। आप कहिए तो आप लोग, लेकिन आप लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग जो है वो है दाब। क्या है, दाब। अब देखना है हमें कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है किस पर, गैस की विलेयता पर। चलिए लिखिए, इसमें देखिए क्या है। देखो हमने जब ठोस में लिखाया था कि ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गैस की विलेयता पर ठोस का प्रभाव पड़ता है। देखो क्या प्रभाव पड़ता है, निश्चित ताप पर किसी विलयन में, निश्चित ताप पर किसी विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब किसी विलयन में जो गैस की मात्रा घुली हुई है उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितनी गैस की मात्रा होती है उतनी अगर दाब डाला जाए तो क्या होते, दोनों समानुपाती होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए अब और अच्छे से समझिए इसको। देखिए ये कैसी होती है, समानुपाती। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एम समानुपाती किसके, पी के। देखो क्या है, निश्चित ताप पर, ताप हो गया, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा क्या है इसमें, एम है, एम का है गैस की मात्रा है, डाले गए दाब के समानुपाती होती है, और पी का है, पी है दाब, तो इसका क्या बनेगा, पी समानुपाती एम के। मतलब क्या है, अगर हम दाब डालेंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, अगर हम दाब घटाएंगे तो विलेयता घट जाएगी, ठीक है। मतलब दाब के समानुपाती होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर। आपसे फिर भी बोल रहा हूँ, जो चीज़ समझ में ना आए आप एक बार कमेंट करिए ज़रूर, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग पर चलते हैं। अब ये तो हो गया पूरा, मतलब गैस की विलेयता पूरी हो गई, उसके कारक भी हो गए उसको प्रभावित करने वाले, और गैस की विलेयता भी हो गई। चलिए अगली जो हेडिंग है वो है हेनरी का नियम। अब देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। डाल लीजिए हेडिंग, हेनरी का नियम। तो हेनरी ने क्या बताया, देखो क्या नियम दिया हेनरी का नियम में। किसी निश्चित ताप पर, ताप कैसा लिया, निश्चित रखा, कम ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ एक ताप पर रहे, एक ही ताप रहे। निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब, कोई गैस है उसका आंशिक दाब जो है, आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का जो आंशिक दाब होगा वो गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे कोई विलयन है, ध्यान से समझना, इस विलयन में क्या होगा, गैस घुली होगी, गैसीय विलयन है तो, ठीक है। इसका जो आंशिक दाब होगा, गैस का जो गैस घुली है उसका आंशिक दाब जो होगा, वो आंशिक दाब इस विलयन में उपस्थित जो गैस है उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब मूल अंश क्या होता है, हमने आपको लिखा दिया है, मोल प्रभाज, उसी का कहते हैं मूल अंश कहते हैं, ठीक है। तो आंशिक गैस का जो आंशिक दाब होता है गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है, इसे लिख लो अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जहाँ देखो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है P समानुपाती x के बन रहा है, जहाँ पर x क्या है, x है गैस का मूल अंश, क्या है, गैस का मूल अंश या मूल प्रभाज, और P क्या है, P है आंशिक
दाब, पी क्या है, आंशिक दाब है। अब इसका देखो समानुपाती का जब निशान हटेगा तो क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। समानुपाती का निशान हट जाएगा, क्या लग जाएगा, बराबर के, और सिर्फ नीचे होता है एच, ऐसा ही, ठीक है, और एक्स, ठीक। इनटू में होता है क्या, एक्स होता है, जो तो के एच क्या होता है, के एच होता है हेनरी स्थिरांक जुड़ जाता है। जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो क्या जुड़ता है, स्थिरांक जुड़ता है। तो ये बन गया फॉर्मूला, पे पी बराबर के एच इंटू एक्स, ठीक है। जहाँ पर एक्स क्या है, गैस के मोलों का मूल, गैस का मूलांश है, और पी क्या है, आंशिक दाब है, और के एच का है हेनरी स्थिरांक, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, पी बराबर क्या निकला, के एच, क्या निकला, के एच इंटू एक्स, ठीक। समझ में आ गया। चलिए लिख लेना ध्यान से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग जो है आप लोगों के लिए, देखो ये ग्राफ है, इससे आपको समझाया गया है हेनरी स्थिरांक, मतलब हेनरी स्थिरांक इससे समझाया गया। देखो क्या समझाया इससे, देखो इससे आपको समझाया है, देखो पी क्या था, आंशिक दाब, पी क्या था, आंशिक दाब था, और ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या था, मूल अंश, क्या थे, गैस का मूल अंश था, ठीक है। जब हम गैस के मूल अंश की संख्या बढ़ाएंगे, इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या समझाना चाहता है, जब हम मूल अंश की संख्या बढ़ाएंगे तो गैस का आंशिक दाब भी कैसा हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम गैस की मूल अंश की संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर आंशिक दाब बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, ये देखो एक्स अक्ष हो गया था और ये वाई अक्ष था, तो ये बन जाएगा वाई बराबर एम इंटू एक्स, क्या बन जाएगा, एम इंटू एक्स, ठीक। ये भी लिख लेना, क्या बन जाएगा, वाई बराबर एम इंटू एक्स, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक और विलेयता में संबंध। देखो लिख लो इस हेडिंग को, हेनरी स्थिरांक और विलेयता में संबंध, ठीक है। हेनरी स्थिरांक तो हमने निकाल लिया था, अब देखना है हेनरी स्थिरांक और विलेयता में क्या संबंध होता है। देखो एक फॉर्मूला तो अभी हमने निकाला था, P बराबर के एच इंटू एक्स, ये निकला था, P बराबर के एच इंटू एक्स, के एच का था हेनरी स्थिरांक था, तो के एच बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, के एच बराबर बन जाएगा P बटे एक्स, क्या बन जाएगा, P बटे एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स साइड आएगा तो क्या में आएगा, भाग में आएगा। अब देखो इस समीकरण से क्या निकलता है, देखो इस समीकरण से निकलता है, उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक होते हैं, देखो हेनरी स्थिरांक के एच अगर अधिक होगा, हेनरी स्थिरांक अधिक होता है तो उन गैसों की विलेयता कम होती है, उन गैसों की विलेयता कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। और जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक कम होते हैं उनकी विलेयता अधिक होती है, मतलब ये समझना कि हेनरी स्थिरांक के अपोजिट होगी विलेयता, ठीक है। अगर हेनरी स्थिरांक अधिक होगा तो विलेयता कम होगी, और अगर हेनरी स्थिरांक अधिक है, अगर हेनरी स्थिरांक कम है तो विलेयता अधिक होगी, ठीक। मतलब उल्टा है, क्या है, जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक कैसे हो, अधिक होते हैं, उन गैसों की विलेयता कैसी होती है, कम होती है, और जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक कम होते हैं उनकी विलेयता कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि पी क्या है, इसमें दाब है, पी दाब है, और एक्स का है मूलंश है। अब जब हम मूलंश की संख्या ज़्यादा ले लेंगे तो दाब क्या, कम आएगा। जब दाब कम आएगा, ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये दाब 12 था, ठीक। अब हमने इससे, वैसे एक्स का मान 3 था, हमने 4 ले लिया, तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12। अब देखो हेनरी स्थिरांक कम आ गया, अगर यहाँ पर 3 होता है मूलांश तो हेनरी स्थिरांक कितना आता, 4 आता, ज़्यादा आता तो क्या होती, विलेयता क्या होती, कम होती, और अगर कम आता तो विलेयता कैसी आती, ज़्यादा आती, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मतलब एक बात और समझना, जब भी दाब ज़्यादा लेंगे, दाब अधिक से अधिक लेना चाहिए, तभी तो गैस गैस की विलेयता क्या है, दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हेनरी स्थिरांक और विलेयता में क्या संबंध है, तो ये समीकरण याद रखना, के एच बराबर पी अपॉन एक्स,
उपर्युक्त समीकरण में से स्पष्ट होता है। जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक होते हैं उन गैसों की विलेयता कम तथा जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक कम होते हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आप लोग इसे शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और इसे शेयर भी करना। इसे क्या करना, शेयर भी करना अधिक से अधिक लड़कों के साथ, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के नहीं जुड़ेंगे तो हमारा भी मनोबल कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शेयर ज़रूर करना। देखो आपकी फ़ीस तो लग नहीं रही है कुछ, आपको फुल कोर्स करा रहे हैं, तो आप इतना सा काम कर दो, बस इसे शेयर कर दो, अधिक से अधिक लड़कों से इसे जोड़ दो। ठीक है, और अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।